हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखो, आप लोगों को मालूम है ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया हो या भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या आपको कोई दिक्कत आई है तो पहले ये वीडियो कंप्लीट देखना, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ नाम लिखो, यहाँ ये लिखो। ये बेसिक सी बातें हैं। आपने अगर पहले फॉर्म भरा है या साइबर कैफ़े पे आप फॉर्म भरा रहे हो तो वो चीज़ें आप खुद भी कर लोगे। इंपॉर्टेंट वो है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। 8 पॉइंट ऐसे आपको बताऊंगा जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें अगर आप गलती करते हो तो सिलेक्शन भी रुक सकता है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उसको अभी फॉर्म भरना ही नहीं है। क्यों नहीं भरना है उसका रीज़न भी आगे वीडियो में बताऊँगा। अभी आपको रुकना है, 1 से 2 दिनों का वेट करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है सभी ग्रुप डी एस्पायरेंट के लिए। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली मैथमेटिक्स की बुक ले लेना। चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिक वे में मिल जाते हैं। बेस भी तैयार होगा, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग के लिए भी सेम बुक आती है, मैथ और रीजनिंग यहाँ से हो जाएगा। जीके जीएस के लिए सॉल्व पेपर ले सकते हो चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन के। उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि साइंस पूछी जाएगी एनसीईआरटी से, तो वन लाइनर एनसीईआरटी ये वाली ले सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व पेपर भी मिलते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाता है। पूरा कॉम्बो है ग्रुप डी की तैयारी करने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नज़दीकी बुक स्टोर पर भी अवेलेबल है, जाकर परचेज कर सकते हो। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको rrbapply.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। ये पेज आपके सामने आएगा। अप्लाई का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखो, अगर आपने अभी तक रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो ये क्रिएट एन अकाउंट वाला ऑप्शन आपके लिए। आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अकाउंट तो आप लोग बना लोगे, सिंपल सी बात है। इसमें क्लिक करना है, डिटेल्स भरनी है, लेकिन वहाँ डिटेल्स भरते टाइम क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक। देखो, यहाँ पर आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ना ही अपने नाम में, ना ही फादर नेम में, ना ही मदर नेम में। वैसे वहां पर 2-2 बार आपसे भरवाएगा, लेकिन कई बार जो है स्टूडेंट दोनों में ही अगर गलत भर देगा तो फिर वही सेट हो जाएगी, वही आपके फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी, उसी से आपका एप्लीकेशन चलेगा, फिर डीवी में आपको दिक्कत आएगी। तो पहली चीज तो ये है, अगर आप क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी प्रॉब्लम, क्रिएट एन अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दोगे और जो ईमेल आईडी दोगे, इसमें दोनों चीज मांगेगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो देना जो आपकी कंटिन्यू 2-3 साल तक चले। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल दे दिया फिर आपने वो ईमेल लॉग आउट कर दिया, उस ईमेल की आवश्यकता पड़ेगी। मोबाइल नंबर जो दोगे वो 2 से 3 साल कम से कम आगे आपका चलना चाहिए। ये 2 दिक्कतें क्रिएट अकाउंट में जरूर आती हैं स्टूडेंट को, तो ये गलती यहाँ पर आपको नहीं करनी है। तीसरा, क्रिएट अकाउंट जब करोगे उसमें आधार को वेरीफाई करने के लिए मांगेगा, तो अपने आधार को वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पर जिसका आधार वेरीफाई नहीं होता है उसको फिर वहां पर दिक्कत आती है एंट्री मिलने में। ये 3 ऐसी प्रॉब्लम बताई है जो शायद कोई नहीं बताएगा। ये तो हर कोई बता देगा कि फॉर्म ऐसे भरना है, यहाँ पे ये लिखो, तो आप देख लोगे जाके, बट ये 3 पॉइंट माइंड में जरूर रखना अकाउंट बनाते टाइम। अब अगर आपने रेलवे का पहले कोई फॉर्म भरा है तो ये क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है और अपनी जो डिटेल्स है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो भी आपने बनाया था उससे आपको लॉगिन कर लेना है। कोई अगर पासवर्ड भूल गया हो तो फॉरगेट कर लेना उसको, मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे आपके फॉरगेट होकर दोबारा पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पर जो CN नंबर 8/2024 ग्रुप डी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत क्या आ रही है, देखो, फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, आपको एक आरआरबी चूज करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे खुल के, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत सामने आ रही है। देखो, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है ना वो RRC वाइज आई है, ठीक है ना। भोपाल अगर आप देखोगे ना नोटिफिकेशन में आगे, भोपाल कहीं नहीं है, वहाँ जबलपुर लिखा हुआ है, RRC जबलपुर। ऐसे यहाँ पर अहमदाबाद अगर आप देखोगे ना ऑफिशियल नोटिस में, वहाँ अहमदाबाद नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा वेस्टर्न रेलवे मुंबई लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जोन खुल रहे हैं आपके RRB वाइज, ठीक है। अभी तक ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, RRB वाइज आपके जोन आ रहे हैं जबकि RRC वाइज आने चाहिए थे। RRB जो होती हैं वो 21 होती हैं, RRB बोर्ड, RRC होती हैं 16। तो ये भी थोड़ा डिफरेंस आपको समझना है। तो ये थोड़ा सा कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। अभी जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर ये RRB ही दिखा रहा था, जैसे अजमेर दिखा रहा है, अजमेर है RRB अजमेर, लेकिन ये होता है आपका RRC जयपुर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अभी फॉर्म भरने से आप लोग बचें। हो सकता है कि रेलवे इसको अपडेट करे। बाकी अगर आप यहाँ से भी चूज करेंगे, देखो, अगर आप अजमेर चूज करोगे तब भी जयपुर ही चूज हो रहा है, लेकिन RRB RRC में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी फॉर्म मत भरना, पहले इसको अपडेट हो जाने दो, अपडेट होने के बाद ही फॉर्म भरना। आगे के पॉइंट्स में आपको बता देता हूं, अगर आप फॉर्म भरना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। चलो, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर इसमें भी आप फॉर्म भरना शुरू कर दोगे तो आगे के कुछ स्टेप हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे। अब देखो, यहाँ पर बेसिकली जो है आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। पर्सनल
पर्सनल डिटेल्स में क्या होगा, क्रिएट जो आपने अकाउंट किया होगा उससे सारी डिटेल्स उठा लेगा, कुछ आपसे मांगेगा वो भर देना, बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद अदर डिटेल्स आएंगी। देखो अदर डिटेल्स में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम की लैंग्वेज। आपसे एक ऑप्शन पूछेगा एग्जाम लैंग्वेज क्या चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड से पास आउट होते हैं, वो एग्जाम लैंग्वेज को इंग्लिश कर देते हैं, लेकिन फिर उनको क्वेश्चन हिंदी में भी चाहिए। अब अगर आप एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज कर लोगे तो पेपर प्योरली इंग्लिश में आएगा, आप हिंदी में उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम लैंग्वेज को अगर आप हिंदी चूज करोगे ना, तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। यानी कि जो इंग्लिश है वो तो 100% डिफॉल्ट रहेगी, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो इंग्लिश में तो पेपर दिखेगा ही दिखेगा। साथ में आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो केवल 10th की डिटेल्स भरनी है, क्योंकि 10th बेस वैकेंसी है, इसमें आईटीआई वगैरह की डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप चाहें, आपको लगता है फ्यूचर में इसमें आईटीआई लागू की जाएगी, तो आप आईटीआई की डिटेल भी भर सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा केवल 10th की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप भर के काम चला सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर अदर डिटेल्स में आपका एक कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। कैटेगरी की आप यूआर से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं। बाकी कैटेगरी वालों को दिक्कत नहीं आती, ओबीसी वालों को दिक्कत आती है। ओबीसी में भी उनको आएगी जो एनसीएल वाले हैं। देखो होता क्या है, ओबीसी में 2 लेयर होती है। एक होती है आपके क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर बेसिकली यूआर में ही माने जाते हैं, उन्हें ओबीसी का कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो एनसीएल होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं, उनको मिलता है रिजर्वेशन ओबीसी का। ठीक है, तो आपको एनसीएल जब आप चूज करोगे ना, वहां पर आपसे आपका वो कास्ट का सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा। तो ये जो कास्ट का सर्टिफिकेट है ना, अगर आपका बहुत पुराना हो गया है, 1.5 साल 2 साल पुराना हो गया, तो उसको मत भरना। अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, अभी पहले आप क्या करो, 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है, एक नया कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लो अपना। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनता है, ये आपकी आय प्रमाण पत्र के आधार पर बनता है। जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, इनकम हर साल चेंज होती है, इसलिए 1 साल से ज़्यादा ही मान्य नहीं होता। तो अगर आपके पास 1 साल से पुराना है तो उससे फॉर्म मत भरना, पहले नया एनसीएल बनवा लो, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा, और नए वाले से फिर जो है अप्लाई कर देना। तो ये यहाँ पर एक बात थी। एक और यहाँ पर पॉइंट आएगा ईबीसी का, एक ऑप्शन आपको मिलेगा ईबीसी। देखो ये ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। ईडब्ल्यूएस अलग चीज है, ईडब्ल्यूएस को मिलता है 10% का रिजर्वेशन, ईबीसी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ क्या मिलता है, 250 रुपये फीस में कंसेशन। मान लो कि आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो, आपने वहां पे ईबीसी चूज करा, तो आपकी फीस 500 से सीधी 250 हो जाएगी। इसके अलावा ईबीसी का कोई लाभ नहीं है। लेकिन फिर आपको डीवी के टाइम पर अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसमें आय बहुत कम मांगी जाती है, 50,000 तक की अगर आपकी आय है तभी आप ईबीसी में आते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने 250 रुपये फीस बचाने के लिए ईबीसी पे क्लिक कर देंगे, 250 रुपये का कंसेशन ले लेंगे, अप्लाई कर देंगे, मान लो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब डीवी में जो ये इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं 50,000 तक का, वो फिर बनता नहीं है। ठीक है ना, बनवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 250 रुपये बचाने के चक्कर में ईबीसी पे बिल्कुल भी क्लिक मत करना। नॉर्मल 250 रुपये के बजाय 500 रुपये फीस पे करके जो है अपना फॉर्म भर लेना। ये बात हो गई। उसके बाद जो है आगे आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप भर देंगे और फोटो वगैरह पे आप आ जाएंगे। उससे पहले आपको एक मिलेगा यहाँ पर प्रेफरेंस का, ये प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जब आप फॉर्म भरोगे ना, ये सारी पोस्ट वहाँ पर लिखी भी आएंगी। अब प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है, ऐसे सब पे प्लस प्लस मत कर देना कि ये मेरी फेवरेट पोस्ट है। सबसे पहले आपको अपने नोटिफिकेशन में जाना है, जो नोटिफिकेशन है उसमें इन सभी पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करना है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करो। आपको अपना मेडिकल तो आई होप पता ही होगा कि मेरा मेडिकल A1 तक जा रहा है। अगर आपको चश्मा लगा है तो आपका क्या A1 रहेगा, वो मेडिकल अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस दोगे वो अपने मेडिकल को देखते हुए देना। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मान लो B1 है, तो B1 वाली पोस्ट को प्रेफरेंस देना ऊपर। देखो ये मैं एक ऐसी बात आपको बता रहा हूँ जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जा सकती है। क्यों, देखो मान लो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है B1, आपने ऊपर भर दी सारी A1 वाली पोस्ट या A2 वाली पोस्ट। अब होगा क्या, कुछ पोस्ट कम भी होंगी। मान लो आपके जोन में यहीं तक पोस्ट खत्म है, तो आपको लास्ट में बाहर कर देंगे। 2018-19 में ऐसा हुआ है कि बच्चे ने पेपर क्लियर किया लेकिन उसको बाहर कर दिया। उसको कहा कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की हमारे पास पोस्ट ही नहीं है, और आपने अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट प्रेफरेंस नीचे दी हुई थी। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। बाकी एक दूसरी चीज़ यहाँ पर कंसिडर ये की जा सकती है कि जो पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, मान लो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, तो जिस B1 वाली पोस्ट ज़्यादा है आपके जोन में, उनको ऊपर प्रेफरेंस में देना। मतलब 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो मेडिकल का और एक नंबर ऑफ पोस्ट का। उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देनी है, तभी जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मैक्सिमम बेनिफिट लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आएगा फोटो साइन का पंगा। तो फोटो देखो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी यहाँ पर सैंपल दिए गए हैं, आधा कटा हुआ फेस, साइड में फेस, चश्मा, माथे पर बाल, बैकग्राउंड क्लियर नहीं, ब्लर फोटो, पीछे बैकग्राउंड ब्लर, चश्मा माथे पर, एक तरफ शेडो, टॉपी वगैरह लग रही है, सारे फोटो रिजेक्ट होते हैं। सिंपल सी बात समझ लो, ऐसा फोटो खिंचवाना है जिसमें थोड़ा सा नीचे बॉडी का पार्ट भी आए, ऊपर फेस का पार्ट आए, आंखें वगैरह क्लियर हो, दोनों तरफ से शेडो ना पड़े, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड व्हाइट ही रखना, बाद में बहुत स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड हो तभी फोटो एक्सेप्ट होगा, और इसी के कारण मैक्सिमम फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी होते हैं। आपका भी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा इसके अलावा सिग्नेचर इस तरह से करना है, जैसे ये मेरा नाम है राहुल, ये है मेरे प्रॉपर सिग्नेचर, पहला कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल, बीच में कोई गैप नहीं। अगर मैं इसको ऐसे करने लगूँ
तो बिल्कुल 100% मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करने लगूँ तो भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये रेगुलर हैंडराइटिंग नहीं, रेगुलर हैंडराइटिंग होती है जिसके लेटर्स जुड़े हुए हों, पहला कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, साइन ऐसे करने हैं तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी सिग्नेचर की। प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है, मेडिकल और नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग भरना, फोटो सही से लगाना व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, क्वालिफिकेशन बता दी। उसके बाद बैंक डिटेल्स जो बाद में आप पे करोगे ना, वो अपनी ही बैंक से करना, मतलब बैंक डिटेल्स जो भरोगे वो अपनी ही भरना, ताकि रिफंड जो है वो आप ही के अकाउंट में आए। बाकी ओबीसी एनसीएल के बारे में बता दिया है, एग्जाम लैंग्वेज बता दी है, और आरआरबी का जो पंगा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके लिए आप लोग वेट कर सकते हैं जब तक ये 102 शायद ये शाम तक ही हो जाए या कल तक हो जाएगा। ये आरआरबी की बजाय आरआरसी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर नहीं कन्वर्ट होता है तो फिर इसी से आपको फॉर्म भरना होगा। बाकी इस पर आप लोग चाहें तो एफएक्यू जो जारी हुआ है ग्रुप डी का, उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी रेलवे से क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये आरआरबी में क्यों शो कर रहा है जबकि ये वैकेंसी आरआरसी के अकॉर्डिंग है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने 10 मिनट के वीडियो के अंदर आपको बताए हैं, और इन्हीं के कारण या तो फॉर्म रिजेक्ट होता है या इन्हीं के कारण डीवी में दिक्कत आती है। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो आप कहीं भी देख लेना, यूट्यूब पर बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।